Hello and welcome to my YouTube channel. As you know, we had already completed some topics of the unit first, and now we will move towards the another topic, that's industrialization. तो आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे? इस वीडियो में सीखेंगे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम समझेंगे। देन वी विल मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीपल, जो आपको बहुत जरूरी समझना है। तो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा बहुत समझेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, फिर हम समझेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें समझनी है। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चेंज, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें चेंज आती है। किस में? इन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज आती है। ठीक है, किसके लिए? वो टेक्नोलॉजी जब टेक्नोलॉजी में चेंज आती है वो फिर यूज्ड होती है। किसके लिए यूज होती है? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी आपके पास गुड्स है, कोई भी गुड जो आपके पास, एग्जांपल बैग, पेन, कॉपी, जो भी आपके आसपास है, वो सब उन्हें हम गुड्स, सर्विसेज, यानी कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे सर्विसेज होते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हम सिंपली क्या कहते हैं? ये वो प्रोसेस ऑफ चेंज है, वो चेंज जब टेक्नोलॉजी में चेंज आती है, और उस टेक्नोलॉजी को हम किस लिए यूज करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर आप देखोगे अपनी अपनी सोसाइटी में या अपने आसपास अराउंड, आप देखोगे जो भी चीज़ें आपके पास है, जिनको हम इकोनॉमी में गुड्स बोलते हैं। ठीक है, चीज़ें, कॉपी है आपके पास, फ़ोन है आपके पास, पेन है आपके पास, बैग है आपके पास, कोई भी जो भी चीज़ आपके पास, उसको अगर आप एक बार देखेंगे तो फिर आप देखेंगे वो कहाँ बनती है, उसको प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है। तो आपके दिमाग में आएगा क्या उसको किसी घर में प्रोड्यूस किया जाता है? नो, वो सारा फैक्ट्रीज से आता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। जो भी आपके पास बैग, पेन, कॉपी, ये सारा जो आपके यूटेंसिल्स है, कोई भी चीज़, वो सारा कहाँ से आता है? फैक्ट्रीज से आता है। और वो फैक्ट्रीज में कैसे बनता है? फैक्ट्रीज में कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ गई, उसकी वजह से जो फैक्ट्रीज बनी, जो मशीन्स बनी, तो उस टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी प्रोड्यूस गुड्स होते हैं, हम क्या कहते हैं? ये हो गई इंडस्ट्रियलाइजेशन। समझ आई बात? सिंपल कंसेप्ट है। और हम ये भी कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस मीन्स ऑन गोइंग, वेयर बाय द इकोनॉमी, जहां इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब आप क्या समझोगे? पैसे, मुनी, शिफ्टेड, जहां एक इकोनॉमी, एक कंट्री की इकोनॉमी शिफ्ट होती है। कहां से शिफ्ट होती है? फ्रॉम बीइंग बेस्ड लार्जली अराउंड द एग्रीकल्चर, कि एक इकोनॉमी जो है वो पहले क्या थी? एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, मतलब लोगों के जो पैसे, लोग जो पैसे बना रहे थे, मुनी बना रहे थे, वो कहां से आ रहा था? एग्रीकल्चर से आ रहा था। लेकिन टू बीइंग बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चर, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, फैक्ट्रीज आ गए, तो फैक्ट्रीज की जगह अब लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं? वर्क कहाँ कर रहे हैं? मुनी, पैसा, वेजेस, सैलरी कहाँ बना रहे हैं? फैक्ट्रीज में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। बात आई समझ? ये होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। उसी को हम देखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है ऑन गोइंग, वेयर बाय द इकोनॉमी, जहां इकोनॉमी शिफ्ट होती है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पैसे कहाँ से बनते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द वेजेस कहाँ से बनते हैं? इकोनॉमी वो शिफ्ट होती है फ्रॉम बीइंग बेस्ड लार्जली अराउंड द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से ज़्यादा लोग, एग्रीकल्चर से ज़्यादा इकोनॉमी कहाँ मिलती है? टू बीइंग बेस्ड इंडस्ट्रीज से मिलती हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ों की। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है। ठीक है, इसी को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स। सर कैसे हम बताएंगे कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है? कैसे? उसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद रखने हैं। पहला, वहाँ पे फैक्ट्रीज होंगे।
सारा कुछ जो भी आपके पास प्रोडक्ट होगा, जो भी आपके पास चीज़ें होंगी, फूड, पहनने के क्लोथ्स, जो भी प्रोडक्ट आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होगा वो कहाँ से आएगा? यानी कि वहाँ सबसे ज़्यादा उस सोसाइटी में, उस नेशन में सबसे ज़्यादा क्या होंगी? फैक्ट्रीज होंगी। ठीक है, फैक्ट्रीज आपको समझ आती है? फैक्ट्रीज किसे हम बोलते हैं? जैसे इस तरह से हम कहेंगे ये एक फैक्ट्री है, यहाँ क्या बनाया जाता है? ये एक फैक्ट्री है, यहाँ कॉपी बनाई जाती है, बैग बनाए जाते हैं। तो इनपुट हम क्या देते हैं? इनपुट हम रॉ मटेरियल देते हैं पहले, रॉ मटेरियल के साथ लेबर। ठीक है, लेबर वहाँ काम करेगा, फिर मशीन्स आएंगे, यहाँ मशीन्स लगेंगे, फिर रॉ मटेरियल आएगा, फिर उसकी प्रोसेस होगी, उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट हमें प्रोडक्ट मिलेगा। समझ आई बात? तो ये होती है इंडस्ट्री, इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस। तो कहाँ हम कहेंगे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है? पहला पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना, वहाँ सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी, लेकिन जिसे हम बोलते हैं द हॉलमार्क ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन इज द लार्ज फैक्ट्रीज। अगर आप बोलेंगे ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियल कंट्री है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होंगी? लार्ज फैक्ट्रीज होंगी। ठीक है, विच ब्रिंग्स वास्ट नंबर ऑफ वर्कर्स। इससे फिर क्या होगा? जब वहाँ फैक्ट्रीज होंगी, वहाँ वास्ट नंबर, बहुत सारे वर्कर्स काम करेंगे टुगेदर अंडर वन रूफ, एक रूप के अंदर, मीन्स एक फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, एंड पुट देम वर्क ऑन द मशीन्स। वो फिर किस में काम करते हैं? वो उस फैक्ट्री में मशीन्स पे काम करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, वहाँ बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, देन ऑपरेटेड बाय द, वो फैक्ट्रीज, वो मशीन्स कैसे चलती हैं? वो एनर्जी, कौन सी एनर्जी? या तो उनमें गैस लगता है, या स्टीम इंजन लगता है, या इलेक्ट्रिसिटी पे वो मशीन्स करते हैं। ठीक है, नोट करके मैंने यहाँ लिखा है दोज हु डिड वास्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज फैक्ट्रीज। अब याद रखना, इन फैक्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो पैसा लगाएगा, इस इंडस्ट्री को बनाएगा, मशीन्स लेके आएगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिर लेबर उसको लाएगा, इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहाँ आप पैसा लगाओगे, आप एक्सपेक्टेड करोगे इसका मुझे रिटर्न आएगा, रिटर्न मीन्स आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जो ये लोग पैसा लगाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वो ओनर्स बनते हैं, फैक्ट्री के ओनर्स बनते हैं। ठीक है, एंड और जो उन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वेजेस पे, उनको हम क्या बोलते हैं? एंड वर्क दीज मशीन, जो इन मशीनों पे काम करते हैं, दीज पीपल आर वर्किंग ऑन द वेजेस आर कॉल्ड, वो लेबर्स बनते हैं। ठीक है, यही मार्क्स ने भी कहा था। दो क्लासेस है, एक वो है जो लेबर क्लास है, जो प्रोडक्शन में हिस्सादार नहीं है, जिसकी प्रोडक्शन है वो क्या है? वो रिच क्लास है। वो क्या बनेगा? वो अमीर क्लास बनेगा, यानी वो क्या बनेगा? वो बोर्जुआज बनेगा। और जो गरीब क्लास जो काम करता है वहां वेजेस पे, वो क्या बनेगा? प्रोलेटरीट्स। ठीक है, देन अर्बनाइजेशन। पहला आप क्या याद रखोगे? ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, वहाँ लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज होंगे। दूसरा, वहाँ अर्बनाइजेशन होगी। सर अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब मास प्रोडक्शन निकलेगी, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज निकलेगी तो वहाँ बहुत सारे प्रोडक्शन निकलेगी। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलेंगे। जब प्रोडक्शन ज़्यादा निकालनी होगी तो उसके लिए लेबर्स भी चाहिए जो मशीनों पे काम करे। अब जब ये लेबर्स हैं, लेबर्स जो हैं, लेबर्स कहाँ से आते हैं? लेबर्स इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? जब इंडस्ट्रीज़ आए तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या हुआ? जो विलेजेस थे, विलेजेस में पॉपुलेशन ज़्यादा रहती थी, तो उन्होंने क्या किया? वो उन्होंने माइग्रेशन की, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। किन में? शहरों में। ठीक है, जब वो शहरों में आने लगे तो यहाँ वो रहने भी लगे, उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन हो रही है। अर्बनाइजेशन मतलब लोग कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं? लोग माइग्रेट हो रहे हैं, कहाँ की ओर? इंडस्ट्रियल एरियाज की ओर। ठीक है, तो मोस्टली इंडस्ट्रीज एरिया जो है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा किस में होती है? ये सेंटर्स में होती है, अर्बन सेंटर्स में। ठीक है, शहरों में होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, वहाँ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है, वहाँ कम्युनिकेशन अवेलेबल होता है। ठीक है, तो पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग। जब लोग माइग्रेशन करते हैं, किसके लिए? जॉब के लिए। टुवर्ड्स, कहाँ करते हैं सर? कहाँ करते हैं माइग्रेशन? टुवर्ड्स सिटीज़। किसके लिए? लार्ज नंबर्स में बहुत सारे लोग करते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? पीपल अर्बन सेंटर में, अर्बन सेंटर्स ग्रो, अर्बन सेंटर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये जहाँ रहने लगते हैं वहाँ क्या? नए नए अर्बन सेंटर्स बनते हैं। एज ए रिजल्ट इन 18th एंड 19th, जो 18th एंड 19th सेंचुरी में हुआ था, क्या हुआ था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? मास प्रोडक्शन आप ये याद रखोगे, पहला फीचर मैंने आपको याद है फैक्ट्रीज, दूसरा मैंने आपको क्या बताया?
दूसरा मैंने आपको अर्बनाइजेशन बताया, तीसरा मैंने बताया आपको मास प्रोडक्शन। ये वहाँ बहुत सारी प्रोडक्शन निकलती होगी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन समझते प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब होता है जैसे ये फैक्ट्री है, ये बैग की फैक्ट्री है, तो यहाँ से क्या निकलेंगे? बैग्स निकलेंगे। जब बहुत सारे बैग्स निकलेंगे उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन निकलेगी, मास मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगी। लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन इज क्रिएट, बहुत सारी द इंडस्ट्रीज एज कंपेयर टू द होम बेस्ड इकोनॉमी। इंडस्ट्रीज से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन निकलती थी एज कंपेयर टू होम बेस्ड इकोनॉमी। देखो आप बोलोगे सर जब इंडस्ट्रीज नहीं थी उससे पहले क्या होता था? उससे पहले हम बोलते थे होम बेस्ड इकोनॉमी। होम बेस्ड इकोनॉमी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी वो कहाँ बनता था? घर में बनता था, होम, ठीक है। लेकिन इस दौर में क्या है? इस दौर में आपको कोई भी चीज़ चाहिए वो कहाँ बनता है? उसको बोलते हैं होम बेस्ड इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। वो कहाँ से आता है? वो इंडस्ट्रीज से आता है। आपको क्या चाहिए? खाली पैसा मार्केट जाने के लिए, आपको वो आइटम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब आप घर में बनाते थे, हाथ से बनाते थे, तो प्रोडक्शन बहुत कम निकलती थी, ज़्यादा नहीं बना पाते। अब आपके पास मशीन से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से तो आप प्रोडक्शन बहुत सारे, यहाँ आप 2 बैग्स बनाओगे, यहाँ 100 बैग्स बनाएंगे मशीन, ठीक है, एट ए टाइम। तो उसी को हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में और एक फीचर क्या होगी? मास प्रोडक्शन होगी, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन, होम बेस्ड इकोनॉमी, जो आप घर में बनाते हो। देन बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं। आप बोलोगे सर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ठीक है, हमें समझ में आया, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्चुअल में कहाँ स्टार्ट हुआ था? आपको इंडियन पर्सपेक्टिव समझना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत बैकग्राउंड, जो हमारे नॉन सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो यहाँ सभी के लिए जिनको पता ही नहीं होगा वो इसको, इस चीज़ को समझे। बैकग्राउंड क्या है सर, ये कैसे स्टार्ट हुआ? हमने इसके लिए जाना पड़ेगा इंग्लैंड। इंग्लैंड 18th सेंचुरी में क्या हुआ? ए सीरीज ऑफ चेंजेस हैपनेड इन सोसाइटी। 18th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आए, याद रखना। वर्ल्ड के 3 जो आपको ज़रूरी पढ़ने हैं, जो 3 ह्यूमन टर्निंग पॉइंट्स हुए ह्यूमन हिस्ट्री में, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट पीरियड। इन तीन रेवोल्यूशंस या इन 3 चीज़ों की वजह से पूरी दुनिया में चेंज आ गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने वर्ल्ड को डेमोक्रेसी का आइडिया दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंडस्ट्रीज दी, मशीन्स दी, जिससे नई इकोनॉमी डेवलप हो गई, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल, जो से हम एनलाइटनमेंट पीरियड बोलते हैं, इसने इंसानों को रिहा किया। किससे रिहा किया? फ्रॉम द इलॉजिकल थिंकिंग टू लॉजिकल। इसने इलॉजिकल थिंकिंग को ख़त्म किया और इंसानों के अंदर रीज़न डेवलप किया, ठीक है। तो ये 3 रेवोल्यूशंस, ये 3 जो टर्निंग पॉइंट्स, अगर आपको कभी टाइम मिले तो इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उनमें से सबसे बड़ा एक जो है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड क्या है? 18th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आ गए, जैसे मैंने आपको कहा था कि इससे पहले रेनेसा आया था, ये एनलाइटनमेंट पीरियड आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया था। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन सी चेंज आई थी? पावर्ड मशीन्स, यानी पावर पे जो मशीनें चलती थी, वायर इंक्रीजिंगली यूज्ड, इनको ज़्यादा ज़्यादा यूज़ किया गया इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। किस प्रोसेस के लिए? एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन निकालने के लिए मशीन्स को यूज़ किया गया। क्यों? ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा निकले, मार्केट में प्रोडक्शन ज़्यादा आए तो ज़्यादा इकोनॉमी जनरेट होगी, ठीक है। तो उस दौरान और क्या क्या हुआ था? स्टीम इंजन, ठीक है, स्टीम इंजन डेवलप्ड बाय द जेम्स वाट इन 1773। स्टीम इंजन जो मशीन उसको चलाता है, जो इंजन है, ठीक है, वाज अ लैंडमार्क ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये एक लैंडमार्क था, एक बड़ा डेवलपमेंट था जब स्टीम इंजन को बनाया गया जेम्स वाट ने इन 1773, जिसकी वजह से फिर मशीन्स बनी इस इंजन की वजह से, और उसकी वजह से इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई और प्रोडक्शन ज़्यादा ज़्यादा निकली। इन 1936 इंग्लैंड हैज़ बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड। और 1936 में क्या किया इंग्लैंड ने? इन्होंने इलेक्ट्रिक ग्रिड क्रिएट किया, कंप्लीटली कवरिंग द एंटायर कंट्री। उसने सभी कंट्री को एक्वायर किया। तो मशीन उसको चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक ग्रिड चाहिए उसके लिए। तो इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड ने दोनों चीज़ें की। तो क्या हुआ? स्टीम इंजन जब डेवलप हुआ, और उसके साथ साथ इंग्लैंड ने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक ग्रिड्स भी डेवलप की, जिसने होल कंट्री को कवर अप किया। तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो गई। जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी तो पॉसिबल है वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाज मेन फैक्टर टू लेड द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ताकि ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इन रशिया 1930 हुआ, ठीक है। तो और उसके साथ साथ रेलवे रोड्स भी डेवलप हो गए। रेलवे रोड से क्या होगा? कनेक्टिविटी हो जाएगी। कनेक्टिविटी से क्या होगा? तो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्शन है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक उसको पहुंचा सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा? प्राइसेस जब लो होंगे तो लोग भी एफर्ट कर पाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद
सॉरी, जस्ट वेट। अच्छा, ये हमने समझा इंडस्ट्रियलाइजेशन, बैकग्राउंड। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंग्लैंड में हम क्या कहते हैं, इंग्लैंड में फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। किसकी वजह से? इस स्टीम इंजन की वजह से। दूसरा, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई, इलेक्ट्रिक ग्रिड कनेक्ट हो गया, रेलवे डेवलप हो गया वहाँ। तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा, सर इंग्लैंड में ही सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों होगी, जिसे हम बार बार जो डिबेट होता है सोशल साइंस में कि वाई इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल सेटअप वाज डेवलप्ड इन द वेस्टर्न, इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्टीम इंजन जो डेवलप हुआ था, जो वाट ने क्रिएट किया था, एंड द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इन द इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। ठीक है, फिर हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है, मे बी डिफाइंड एज एन एप्लीकेशन ऑफ पावर ड्राइवन मशीन्स टू मैन्युफैक्चर। यानी वो रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब चेंज, वो चेंज जब क्या आया, जब मशीन्स आए। किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए मशीन्स आए, लेकिन वो किस पे चलते थे? पावर पे। ठीक है, पावर ड्राइव। समझ आया? उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब ये चेंज आई। ठीक है, ये कब आई? इन द 18th सेंचुरी ऑल द वेस्टर्न यूरोप बिगिन इंडस्ट्रियलाइजेशन। और फिर 18th सेंचुरी में क्या किया, सब वेस्टर्न यूरोपियन जो भी कंट्रीज है उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली स्टार्ट की। बट इन इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में आया। याद रखना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आया है। बट इन इंग्लैंड द प्रोसेस वाज मोस्ट हाईली एक्सेलरेटेड। ये सबसे ज़्यादा तेज ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ चली? इंग्लैंड में चली है। ठीक है, क्यों? इंग्लैंड स्टार्टेड मेनी इंडस्ट्रियल साइमल्टेनियस फैक्ट्रीज। अच्छा, साइमल्टेनियस इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्रीज को सेटअप किया। किसने किया? इंग्लैंड ने किया। ठीक है, याद रखना। देन वाई, आप बोलोगे सर क्यों? बिकॉज इंग्लैंड हैज़ लार्ज सप्लाई ऑफ फ्यूल। क्योंकि इंग्लैंड के पास सबसे ज़्यादा फ्यूल था और रॉ मटेरियल अवेलेबल था। वो कैसे इनके पास सबसे ज़्यादा अवेलेबल था? इनके पास सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुई? क्यों? दैट इट वुड गेट फ्रॉम इट्स कॉलोनीज। क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत सारे मुल्कों को क्या बनाया था? कॉलोनीज। ठीक है, तो उनको वो कहाँ से मिलता था? वो फ्यूल और वो रॉ मटेरियल और लेबर, सबसे इजी लेबर, सस्ता लेबर इनको कहाँ से मिलता था? ये कॉलोनीज से लेके आते थे। ठीक है, दे हैड एबेंडेंट लेबर सप्लाई। इनके पास बहुत सारी लेबर सप्लाई थी इन मशीन, इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। वो कहाँ से आती थी? वो इनको आती थी कहाँ से? कॉलोनीज से। ठीक है, अच्छा, द मर्चेंट्स ऑफ, जो इसके मर्चेंट जो इसका बिजनेस करते थे, किसका? टी एंड टैम्बैको हैड मनी टू इन्वेस्ट। और दूसरी बात, इनके पास जो मर्चेंट्स थे, जो बिजनेस करते थे, इनके पास काफ़ी पैसा था। इन्होंने इन्वेस्ट किया। किस पे इन्वेस्ट किया? इंडस्ट्रीज पे। इन्होंने इंडस्ट्रीज खोली। ठीक है, इन्वेस्ट इन द टेक्निकल एंड साइंटिफिक इनोवेशन। किसके लिए? टेक्निकल और साइंटिफिक इनोवेशन के लिए, ताकि साइंटिफिक इनोवेशन हो जाए, नई नई चीज़ें डेवलप हो जाए। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या याद रखना है इस लेक्चर में? सिंपली आपको इस लेक्चर में ये याद रखना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन सी प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है। और देन आपको क्या याद रखना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर कोई इंडस्ट्रियल सोसाइटी है तो इसके फीचर्स क्या है? फैक्ट्रीज है, अर्बनाइजेशन है, मास प्रोडक्शन है। और बैकग्राउंड में आपको याद रखना है, इंग्लैंड में ये सेटअप हुआ था 18th सेंचुरी में। ठीक है, वहाँ बहुत सारे चेंजेस आए थे यूरोप में, लेकिन सबसे बढ़िया बढ़िया चेंज जो इंग्लैंड में आई थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। वहाँ क्यों आया? क्योंकि वहाँ स्टीम इंजन जेम्स वाट ने बनाया। और उसके बाद आपको क्या याद रखना है, 1937 में जो इलेक्ट्रिक ग्रिड, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया और रेलवे बनाया। और उसके बाद हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आया, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ द, अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक ड्राइवन मशीन्स। जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब पावर मशीन्स को यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, इसको आप याद रखेंगे। देन वी विल मूव टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, जो हमारा मेन फोकस है। ठीक है, तो लेक्चर्स को आप इन लेक्चर्स के साथ साथ, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, आपको एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है इस यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ इसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इस चैनल को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट से एक रेनफोर्समेंट मिलता है टू क्रिएट मोर वीडियोज़ एंड टू डिलीवर बेस्ट लेक्चर्स एंड विथ बेस्ट कॉन्टेंट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। पीडीएफ मटेरियल के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ आपको सारा पीडीएफ मटेरियल मिलेगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।